जय श्री राम साथियों, मैं हूं आपकी बुनासी दीदी। तो आज की वीडियो में मौर्य साम्राज्य का जो थोड़ा हिस्सा रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम वो वीडियो आधी रह गई थी, तो इसलिए अब हम मौर्य साम्राज्य को इसमें पूरा करेंगे। तो हमने क्या क्या देखा था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक देखे थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी मदद से किया था? चाणक्य की मदद से। राजधानी थी इनकी पाटलिपुत्र, वंश चिन्ह था मयूर, और इनको भारत का मैकियावली भी कहते हैं। और इनका मतलब इनका मूल नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य चाणक्य। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित थी। इसमें 15 चैप्टर थे, और जो इसका छठा अधिकरण है, छठा चैप्टर है, उसमें सप्तांग सिद्धांत दिया है। और सप्तांग सिद्धांत के बिना कोई राजा नहीं चल सकता है। और इसमें क्या था? और जो चाणक्य थे ये तक्षशिला में आचार्य थे। घनानंद, जैसे ही ये सिकंदर ने फारस पर आक्रमण किया, तो उन्होंने तक्षशिला से आके घनानंद को सूचित किया कि तैयार रहे कि सिकंदर आक्रमण कर सकता है। लेकिन घनानंद उनका अपमान कर देता है, तो वो अपमान का बदला लेने की कसम खाते हैं। फिर उसके बाद वो घनानंद को अपदस्थ कर चंद्रगुप्त एक नए मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो जो सप्तांग सिद्धांत थे, वो थे राजा, जनपद, अमात्य, मित्र, कोष, दंड, दुर्ग। राजा, जनपद, अमात्य, मित्र, कोष, दंड, दुर्ग, ये सब क्या थे? सप्तांग सिद्धांत थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखकों ने सैंड्रोकोटस कहा है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। और जो विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है। वृषल का अर्थ होता है निम्न जाति में उत्पन्न हुआ। और जो मुद्रा राक्षस है वो घनानंद के अमात्य राक्षस पर पूरा केंद्रित है। और इसी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के दरबार के दुर्भी संधियों के बारे में बताया जाता है। लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को विंध्याचल पहाड़ियों से 1000 काशार्पण में खरीदा, यानी कि 1000 चांदी के सिक्कों में खरीदा। तब वो कौन सा खेल खेले थे? राजकीलम। तब वो सबसे ऊंचाई पर बैठे रहते हैं। और फिर उनको तक्षशिला लाके शिक्षित किया। और तक्षशिला में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही शिक्षित किया जाता है। तो चंद्रगुप्त शूद्र तो नहीं थे, और न ही चंद्रगुप्त निम्न कुल के थे, क्योंकि कौटिल्य वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे। कौटिल्य के अनुसार 100 वर्ष के अनुभवी शूद्र की तुलना में 1 वर्ष का अबोध क्षत्रिय को राजा बनाया जाना श्रेष्ठ है। और घनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। और एक ये था सेनापति था किसका? ये सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था 305 ईसा पूर्व। तो उसको चंद्रगुप्त ने हरा दिया। तो फिर उसके बाद संधि हुई थी। तो इसने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए थे: काबुल, कंधार, मकरान, हेरात चंद्रगुप्त को प्रदान किए थे। और साथ ही अपनी बेटी हेलेना कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त से कराई। और चंद्रगुप्त ने अपने ससुर को 500 हाथी दान में दिए। और सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था मेगास्थनीस, इसको इन्होंने चंद्रगुप्त के दरबार भेजा। तो मेगास्थनीस था जो इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। और वी स्मिथ ने कहा था कि चंद्रगुप्त ने उन सीमाओं को प्राप्त कर लिया था जिनके लिए अंग्रेज हमेशा प्रयासरत रहे थे। और चंद्रगुप्त के काल में मगध में अकाल पड़ जाता है। तो उसके बाद जो स्थूल भद्र होते हैं वो श्वेतांबर शाखा से बिलोंग करते हैं, और जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर शाखा के थे। तो भद्रबाहु थे जो, उनके प्रभाव में आकर चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। भद्रबाहु के प्रभाव में आकर चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। और इसका उल्लेख है, चंद्रगुप्त के जैन धर्मों को स्वीकार करने का उल्लेख है परिशिष्ट पर्वन क्या है? एक जैन ग्रंथ है। इसमें चंद्रगुप्त के जैन धर्म को स्वीकार करने का उल्लेख है। और चंद्रगुप्त का देहांत होता है संलेखना पद्धति से। कहाँ? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। और जब अकाल पड़ा था मगध में, तो उसकी जानकारी मिलती है 3-4 अभिलेख है उनसे। तो पहला अभिलेख है महास्थान अभिलेख। ये कहाँ था? बोगरा बांग्लादेश। महास्थान अभिलेख ये था बोगरा बांग्लादेश। बोगरा बांग्लादेश। और दूसरा था सोहगरा ताम्रपत्र ये था गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और शक छत्रप जो शक राजा था रुद्रदामन। पहले गिरनार जूनागढ़ अभिलेख। इसमें सौराष्ट्र और गुजरात इसके बारे में बताया गया है। जो जूनागढ़ अभिलेख है वो है शक राजा रुद्रदामन का। इसमें सौराष्ट्र और जो सुदर्शन झील बनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बारे में भी बताया गया है। और सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। सैंड्रोकोटस से
चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी विलियम जोन्स ने। आप सुदर्शन झील के बारे में जानेंगे। इसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तब सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। फिर उसके बाद इसका जीर्णोद्धार कराता है अशोक। अशोक पुनः निर्माण कराता है किसका? सुदर्शन झील का। तो तब तब तुषास्क थे सौराष्ट्र के गवर्नर। तब कौन से? तुषास्क थे सौराष्ट्र के गवर्नर। उसके बाद रुद्रदमन कराता है इनका पुनर्निर्माण। रुद्रदमन वही जूनागढ़ अभिलेख वाले शक राजा। और उस समय होता है सुविशाख। उस समय सुविशाख होता है सौराष्ट्र का गवर्नर। फिर स्कंदगुप्त कराता है पुनर्निर्माण। तो उस समय पर्णदत्त पुत्र चक्रपालित होते हैं सौराष्ट्र के गवर्नर। और उसके बाद हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार पिंगल वत्स आजीवक मुनि के दरबार में रहता है और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोशाल। और बिंदुसार का कार्यकाल था 298 से 273 BC। और जो बिंदुसार थे उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी माता दुर्धरा, यानी कि कौन थी दुर्धरा? ये उसकी बहन थी, घनानंद की बहन थी, यानी कि नंद वंश के जो अंतिम शासक थे जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया था, उसकी बहन थी दुर्धरा। और सिजेरियन पद्धति से पैदा होने वाला पहला शासक कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलता है। वायु पुराण में भद्रसार और सिंहसेन बोला जाता है इसको जैन ग्रंथों में, और अमित्रोकेडिस बोला जाता है यूनानी लेखकों द्वारा, और अमित्रघात कहा जाता है पतंजलि के महाभाष्य में। और जो बिंदुसार के माथे पर जो काला निशान है, इसमें कहा जाता है कि 20 कन्याओं के डर से चंद्रगुप्त को चाणक्य कुछ मात्रा में जहर देते थे, ये उसी का प्रभाव था, कोई कुछ कहते हैं कोई कुछ। और तक्षशिला में विद्रोह हुआ था 2 बार। तो इन्होंने दमन के लिए पहले अशोक को भेजा, फिर सुसीम को भेजा। तो सुसीम विद्रोह और तब तक्षशिला का प्रांतपति सुसीम था। जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तब तक्षशिला का सेनापति सुसीम था। विद्रोह करने में सक्षम नहीं था, तो पहला विद्रोह किसने दबाया? अशोक ने दबाया। और फिर ये मेगस्थनीज ने ये भी कहा था कि भारतवासी न तो किसी का बुरा करते हैं, न ही किसी का बुरा सहते हैं। अब ये देखेंगे कि जो बिंदुसार है, बिंदुसार का यूनान से क्या संबंध था? पहले देखेंगे मिस्र का। टॉलमी राजा फिलाडेल्फस का राजदूत था डायोनिसस। टॉलमी राजा फिलाडेल्फस सेकंड, मिस्र के राजा टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस का राजदूत था डायोनिसस। ये बिंदुसार के दरबार में आया था। और सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत डायमेकस, ये भी कहाँ आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। और बिंदुसार ने इसे मांग रखी थी, 3 मांगें रखी थी। सूखी अंजीर, मीठी शराब, दार्शनिक। तो सूखी अंजीर और मीठी शराब दी थी, लेकिन दार्शनिक नहीं दिया था। यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक को तोहफे में नहीं दिया जा सकता है और न ही खरीदा बेचा जा सकता है। उसके बाद फिर हमने अशोक जी के बारे में पढ़ा था। अशोक, ये इनके पिता बिंदुसार, इनकी माता थी शुभद्रांगी धर्मा जनपद कल्याणी भी कहा जाता था इनको। और अशोक की रानी थी असंधिमित्रा तिष्यरक्षिता पद्मावती देवी महादेवी कारुआ की। इस अशोक की बहुत सारी रानियाँ थी, असंधिमित्रा तिष्यरक्षिता पद्मावती देवी महादेवी कारुआ की। और अभिलेखों में केवल एक रानी का नाम है कारुआ की, और एक पुत्र का नाम है केवल तीवर का। और अभी हमने तिष्यरक्षिता की कहानी भी बताई थी, जिसको जिंदा जला देते हैं। कुस्तुंदी जो अशोक का पुत्र होता है, कुस्तुंदी, इसकी आंखों को निकलवा देती है। ये हमने पार्ट 1 में देखा था। अब आज सीधे देख रहे हैं। और अशोक का विधिवत राज्याभिषेक कब होता है? 269 BC, 269 ईसा पूर्व होता है अशोक का विधिवत राज्याभिषेक। और 261 ईसा पूर्व वह उज्जैनी अवंतिका गवर्नर था। 261 ईसा पूर्व वह उज्जैनी अवंतिका गवर्नर था। अशोक को चंड अशोक क्यों कहा गया? इसको उनके अपने 99 भाइयों का कत्ल करने के कारण इसको चंड अशोक कहा गया। इसमें कहा है बौद्ध साहित्यम। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC। तब ये कहाँ का था? गवर्नर अवंती उज्जैनी का गवर्नर था। और शासन के 8वें वर्ष कलिंग में युद्ध हुआ था। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कलिंग युद्ध का कारण क्या था? साम्राज्यवादी नीति थी अशोक की, और उपजाऊ जमीन थी। कलिंग में हाथी थे बहुत सारे, और दक्षिण भारत से व्यापार के लिए जो कलिंग था वो केंद्रीय स्थिति में था, तो ये भी एक कारण था।
और क्या था, मौर्यों का कोई राजनीतिक धर्म नहीं था, मौर्य सारे के सारे धार्मिक सहिष्णु थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, जैनी था, और बिंदुसार था आजीवक संप्रदाय वाला। उसके बाद अशोक हो जाता है बौद्ध वाला। और जो कलिंग युद्ध हुआ था, भीषण नरसंहार होता है, 1 लाख लोग मारे जाते हैं, 2 लाख लोग घायल हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, और 4 लाख लोग बधुआ मजदूर बना दिए जाते हैं, दास और गुलाम बना दिए जाते हैं। तो फिर इसको देखकर रणभेरी के स्थान पर अशोक ने धम्मघोष का नारा दिया। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है, 13वें शिलालेख में, और इसमें अशोक का पश्चाताप है, और कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं। और कल्हण है, कल्हण की द्वारा रचित एक रचना है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। राजतरंगिणी के अनुसार जो श्रीनगर को अशोक ने बसाया था। श्रीनगर को अशोक ने बसाया था। अशोक ने एक और नगर बसाया था, ललित पतन नगर। ललित पतन नगर कहाँ था, ये नैनीताल में। अशोक ने एक और नगर बसाया था, ललित पतन नगर, ये कहाँ था, नेपाल में। और अशोक और बौद्ध धर्म, अशोक तथा बौद्ध धर्म। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक क्या था, शैव था। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक क्या था, शैव था। और श्रीलंकाई ग्रंथ दीपवंश महावंश, श्रीलंकाई ग्रंथ दीपवंश महावंश के अनुसार निग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दीपवंश महावंश के अनुसार निग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। सुसीम का 4 साल का बेटा कौन था, निग्रोथ। तो जो श्रीलंकाई ग्रंथ है दीपवंश महावंश के अनुसार निग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने किया अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित। और मोगलीपुत्र तिस्स जब तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी तब इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो मोगलीपुत्र तिस्स के प्रभाव में आकर अशोक ने पूर्ण रूपेण बौद्ध धर्म में अपना लिया। इसका उल्लेख मिलता है भ्राभु शिलालेख में। इसका सबल प्रमाण मिलता है भ्राभु शिलालेख में। भ्राभु शिलालेख कहाँ से मिला था, बैराठ राजस्थान से। भ्राभु शिलालेख कहाँ से मिला, बैराठ राजस्थान से। भ्राभु शिलालेख की खोज की थी कैप्टन बर्ट ने। भ्राभु शिलालेख की खोज की थी कैप्टन बर्ट ने। सबल प्रमाण मिलते हैं इसके भ्राभु शिलालेख बैराठ से। और अशोक स्वयं को इसमें क्या कहता है, मगधराज कहता है, और कहता है कि मैं त्रिरत्न में विश्वास रखता हूँ, आस्था रखता हूँ, अटूट श्रद्धा रखता हूँ। त्रिरत्न कौन से थे, बुद्ध, धम्म और संघ में अटूट श्रद्धा रखता हूँ। और अशोक ने अपने राज्य के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी, और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। बोध गया में बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, और लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा की, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में। और धम्म क्या था, अशोक की धम्म नीति क्या थी, नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने नियमावली प्रस्तुत की, उसको कहा जाता है अशोक का धम्म। नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जो नियमावली प्रस्तुत की उसको कहा जाता है अशोक का धम्म। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, किसने, अशोक ने। और अशोक का पौत्र कौन था, संप्रीति। अशोक का पौत्र जो संप्रीति था उसने जैन धर्म को स्वीकार किया, उसने जैन धर्म को स्वीकार किया। और जो संप्रीति को जैन धर्म में दीक्षा किसने दी थी, आचार्य सुहस्तिन ने। आचार्य सुहस्तिन ने संप्रीति को जैन धर्म में दीक्षित किया। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ, तो जो 185 ईसा पूर्व तक रहा। फिर उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाल दी। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाल दी। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ। अब हम मौर्य प्रशासन के बारे में, अब अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ रहे थे हम। अशोक के अभिलेखों के बारे में जानेंगे। तो अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला राजा कौन था, अशोक। अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किसने किया, सबसे पहले अशोक ने। और अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा किसने दी थी, डेरियस या दारा प्रथम। ये पर्शियन के राजा थे, पर्शिया के राजा थे डेरियस या दारा प्रथम। इन्होंने अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा दी थी। और इन्होंने ही भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। पहला सफल आक्रमण किसने किया था भारत पर, डेरियस या दारा प्रथम। कहाँ के राजा थे, पर्शिया के। और अब देखेंगे अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख सबसे पहले कब किसने खोजे, 1750 में खोजे टीफेन थैलर ने। टीफेन थैलर ने खोजे 1750 में अशोक के अभिलेख। कहाँ से खोजे, दिल्ली मेरठ का। दिल्ली मेरठ का अभिलेख खोजा टीफेन थैलर ने 1750 में। लेकिन सर्वप्रथम पढ़े किसने, सर्वप्रथम पढ़े 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने। जेम्स प्रिंसिप ने पढ़े। और इन्होंने कौन सा पढ़ा, दिल्ली टोपरा वाला। दिल्ली टोपरा वाला पढ़ा, जो कि कौन सी लिपि में था, ब्राह्मी लिपि में था। जो कि किसमें था, ब्राह्मी लिपि में था। जेम्स प्रिंसिप कौन थे, टकसाल अधिकारी थे। टकसाल अधिकारी थे। अब देखेंगे जो अशोक के अभिलेख थे, अशोक के अधिकतर अभिलेख किसमें थे, मतलब अशोक के जो अभिलेख भारत में मिले
वो सारे किस में थे, ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक के जो भी अभिलेख भारत में मिले सभी किस में थे, ब्राह्मी लिपि में थे। लेकिन इसका एकमात्र अपवाद था आंध्र प्रदेश का एरगुडी अभिलेख। एक आंध्र एरगुडी अभिलेख था, ये द्विलिपीय था। आंध्र एरगुडी अभिलेख ये क्या था, द्विलिपीय था। इसमें ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों का इस्तेमाल किया गया। इसमें ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों का इस्तेमाल किया गया किसमें, ये एरगुडी अभिलेख में, आंध्र का। और पाकिस्तान में जो अभिलेख मिले, देखिए भारत में ब्राह्मी लिपि में थे और यहीं पे क्या था, आंध्र वाला जो था एरगुडी अभिलेख ब्राह्मी खरोष्टी दोनों में था। और जो पाकिस्तान में मिले वो खरोष्टी लिपि में, पाकिस्तान से ऊपर अरमाइक में और इससे भी ऊपर ग्रीक में, यानी कि ऊपर को ब्राह्मी खरोष्टी अरमाइक ग्रीक ऐसे करके बढ़ते रहा क्रम, ब्राह्मी खरोष्टी अरमाइक ग्रीक में। और इनकी भाषा क्या थी, प्राकृत। इनकी भाषा क्या थी, प्राकृत। लिपि अलग अलग थी लेकिन भाषा सब में क्या थी, प्राकृत। और अब देखेंगे हम धीरे से, क्योंकि अभी तक तो हमने क्विक रिवीजन किया था, क्विक रिवीजन किया, एक तरह से पढ़ ही लिया। चलिए फिर से देखते हैं। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो पहला क्या था, शिलालेख और स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख किसी चट्टान पर अगर कोई चीज़ उकेरी जाती है तो उसको हम शिलालेख कहते हैं। और स्तंभलेख किसी स्तंभ में बना के अगर लिखा जा रहा है तो उसको स्तंभलेख कहेंगे। और गुहालेख जो अगर गुफाओं में लिखे गए जो लेख थे उनको गुहालेख कहा गया, ठीक है। और जो शिलालेख थे, अशोक के जो शिलालेख थे वो भी 2 भागों में बटे थे, लघु शिलालेख और दीर्घ शिलालेख। लघु शिलालेख जो छोटे शिलालेख थे और दीर्घ शिलालेख जो बड़े थे उनको दीर्घ शिलालेख कहा गया। दीर्घ शिलालेख टोटल कितने थे, 14 लेख थे। टोटल शिलालेख कितने थे, दीर्घ वाले 14 लेख थे। कितने स्थानों से मिले, 8 स्थानों से मिले। और जो स्तंभ लेख थे, स्तंभ लेख भी कैसे थे, दीर्घ और लघु में बटे हुए थे। स्तंभ लेख भी कितने थे, दीर्घ और लघु में बटे हुए थे और इनकी संख्या थी 7। चलिए आगे अब विस्तार से देखते हैं। अशोक धार्मिक सहिष्णु था, पता तो है ही। चलिए, जो स्तंभ लेख थे 14 लेख 8 स्थानों से मिले, 14 लेख 8 स्थानों से मिले। अब उनके बारे में हम देखेंगे एक बार अच्छे से। देखिए पहला लेख, पहले शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा ये कहाँ से मिले हमको, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से मिले तो कौन सी लिपि में होंगे, खरोष्टी लिपि में। पाकिस्तान से मिले तो कौन सी लिपि में, खरोष्टी लिपि में। तो जो 14 लेख मिले थे 8 स्थानों से, इनमें से 2 अभिलेख कहाँ से मिले, पाकिस्तान से। कौन कौन से, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। और अब भारत वाले देखेंगे, गिरनार गुजरात में पड़ता है, सोपारा महाराष्ट्र, धौली उड़ीसा, जोगढ़ ये भी उड़ीसा, और कालसी देहरादून में, एरगुडी आंध्र प्रदेश। ये वाला था तो 2 द्वीपलिपीय था। चलिए फिर से बोलते हैं। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा कहाँ से मिले थे, पाकिस्तान से, खरोष्टी लिपि में। गिरनार सोपाला धौली जोगढ़, गिरनार सोपाला धौली जोगढ़ कालसी, गिरनार सोपारा धौली जोगढ़ कालसी, ये किस में लिखे थे, ब्राह्मी लिपि में। गिरनार सोपारा धौली जोगढ़ कालसी, ये किस में लिखे थे, ब्राह्मी लिपि में। तो गिरनार अभिलेख कहाँ से मिला, गुजरात से। गिरनार अभिलेख कहाँ से मिला, गुजरात से। सोपारा अभिलेख महाराष्ट्र, सोपारा अभिलेख महाराष्ट्र। धौली और जोगढ़ उड़ीसा से, धौली और जोगढ़ उड़ीसा से, धौली और जोगढ़ उड़ीसा से। कालसी देहरादून से, कालसी देहरादून से। और जो एरगुडी अभिलेख था, एरगुडी अभिलेख ये आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। एक बार फिर से, शाहबाजगढ़ी मानसेरा पाकिस्तान से, शाहबाजगढ़ी मानसेरा पाकिस्तान से। गिरनार सोपारा धौली जोगढ़, गिरनार सोपारा धौली जोगढ़ कालसी, 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 गिरनार सोपारा धौली जोगढ़ कालसी। कहाँ से मिले, ये भारत से मिले थे, ब्राह्मी लिपि में थे। गिरनार कहाँ था, गुजरात में। गिरनार सोपारा महाराष्ट्र, सोपारा महाराष्ट्र। धौली जोगढ़ उड़ीसा, धौली जोगढ़ उड़ीसा में। कालसी देहरादून, कालसी उत्तराखंड में, कालसी उत्तराखंड। धौली जोगढ़ उड़ीसा, धौली जोगढ़ उड़ीसा। गिरनार गुजरात और सोपारा महाराष्ट्र, सोपारा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो इनका प्रथम लेख में क्या है, प्रथम लेख में जीव हत्या निषेध किया गया, जीव हत्या निषेध किया गया और अहिंसा की बात की गई, मतलब अहिंसा को अपनाने के लिए कहा गया। जीव हत्या निषेध कहा गया पहले लेख में, जीव हत्या को निषेध किया किस में कहा गया, पहले लेख में, और अहिंसा की बात की गई।
और जो दूसरा अभिलेख था इसमें चोल, पांडे, केरलपुत्र, क्षत्रियपुत्र, ताम्रपर्णी, यमन, आंटियोलकस इन सब का उल्लेख था। चोल, पांडे, केरल पुत्र, क्षत्रिय पुत्र, ताम्रपर्णी, यमन, आंतियोग का उल्लेख, यानी कि दक्षिण राजवंशों का उल्लेख किया गया। दूसरे लेख में तीसरा लेख था जो इसमें तीसरा लेख में 3 प्रमुख अधिकारी प्रादेशिक युक्तक राजुक इनका उल्लेख किया गया। और इनका क्या था, प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य भ्रमण का आदेश दिया गया। इनको प्रत्येक 3 अधिकारी प्रादेशिक युक्तक और राजुक को प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य भ्रमण का आदेश दिया गया। और जो 5वां लेख था अशोक का, जो 5वां लेख था उसमें धम्म महामात्र की नियुक्ति और राज्याभिषेक 14वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति और राज्याभिषेक के 14वें वर्ष लिखा था। कौन? पांचवा लेख। और 12वां लेख था 12वें लेख में सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। धार्मिक सहिष्णु तो था ही ना अशोक, तो इसने सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया अपने 12वें लेख में। और जो 13वां लेख था 13वें लेख में इसने कलिंग युद्ध पश्चाताप किया और पड़ोसी राज्यों 8वीं जंगली जातियों का उल्लेख किया। 13वें शिलालेख में क्या क्या है? पड़ोसी राज्यों, यवन का उल्लेख भी इसी में, यवन का, और कलिंग युद्ध का पश्चाताप किया और पड़ोसी राज्यों 8वीं जंगली जनजातियों का भी उल्लेख 13वें लेख में किया। अब हम बात करेंगे लघु शिलालेख। अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है किनसे? अशोक के लघु शिलालेखों से। दीर्घ शिलालेख तो हमने पढ़ दिए ना, 14 लेख 8 स्थानों से मिले थे और इन 14 लेखों में क्या क्या था वो भी सब भी हमने पढ़ लिया। अब जो लघु शिलालेख थे इनमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के लघु शिलालेखों से। तो अशोक का नाम 4 लेखों पर है। अशोक का नाम 4 लेखों पर है। कौन कौन से? मास्की, गुजरा, उदेगोलम, नेटूर। इन अभिलेखों पर अशोक का नाम अशोक है। मास्की, गुजरा, उदेगोलम, नेटूर। इन पर क्या है? अशोक का नाम अशोक है। और बाकी लेखों पर अशोक का नाम क्या है? देवनानाप्रिय प्रियदर्शी। बाकी लेखों पर इसका नाम क्या है? देवनानाप्रिय प्रियदर्शी। उनमें क्या था? और उसका नाम अशोक किसमें था? मास्की, गुजरा, उदेगोलम, नेटूर। और बाकियों में देवनाना प्रियदर्शी। स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेख, इन्हें अशोक की लाट भी कहा जाता है। जो हमारा प्रतीक चिन्ह है ना अभी वही, इन्हें अशोक की लाट भी कहा जाता है। अशोक के स्तंभ लेख। इनको चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। किनको? स्तंभ लेखों को। और ये अवांगमुखी कमल यानी कि उल्टा कमल ऐसे करके ये था, और इनमें यहाँ से उल्टा कमल था और स्तंभों पर पशु आकृति थी ऊपर से पशु आकृति थी, जैसे ये है। तो यहाँ पे अवांगमुखी कमल था। फिर ऊपर को हमने देखा है अशोक ऐसे शेर बने रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पशु चिन्ह बने रहते हैं। तो ये अवांगमुखी कमल था और स्तंभों पर पशु आकृति थी। और क्या था? घास किससे बना था? ये चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बना था। और ये था एकाश्मक यानी कि एक ही चट्टान से बनाया हुआ। पहले अशोक और डेरियस के अभिलेखों में अंतर नहीं समझ में आया था, लेकिन जो डेरियस के लेख थे, डेरियस ने टुकड़ों को जोड़कर बनाए थे। अपने लेख लिखे थे। और डेरियस ने काले ग्रेनाइट स्लेटी पत्थर से निर्मित किए थे। इसने टुकड़ों को जोड़ा था, लेकिन अशोक के अभिलेख सारे क्या थे? एकाश्मक थे, यानी कि एक ही चट्टान पर बनाए गए थे। ठीक है। और इसके चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनाए थे, लेकिन इसके काले ग्रेनाइट स्लेटी पत्थर से बने हुए थे। और अब पढ़ेंगे कालसी अभिलेख कहाँ है? देहरादून में। इसमें क्या है? गज की आकृति है। गज यानी कि हाथी की आकृति के साथ गज तमे उत्कीर्ण है। इसमें क्या उत्कीर्ण है? गज तमे। और नवीनतम खोजा गया अशोक का अभिलेख कौन सा है? 1989 में खोजा गया सन्नति, कर्नाटक से। नवीनतम कौन सा खोजा गया अशोक का अभिलेख? 1889 में खोजा गया सन्नति, कर्नाटक से। अशोक का नवीनतम खोजा गया अभिलेख कौन सा है? सन्नति, कर्नाटक से 1889 में।
और सकल जम्बूद्वीप का स्वामी, सकल जम्बूद्वीप का स्वामी किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त को। किसमें? महावंश में। सकल जम्बूद्वीप का स्वामी चंद्रगुप्त को किसमें कहा गया है? महावंश में। अब हम पढ़ेंगे स्तंभलेख। स्तंभलेख कौन कौन से थे? दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। दीर्घ स्तंभलेख में कितने लेख हैं? 7 लेख हैं। ये कितने स्थानों से मिले हैं? 6 स्थानों से। दीर्घ स्तंभलेख में कितने लेख? 7 लेख 6 स्थानों से मिले हैं। इनमें देखेंगे दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा जो कि 1837 में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। और दिल्ली मेरठ ये 1750 में खोजा था किसने? स्टीफेन थेलर ने। तो जो दिल्ली टोपरा स्तंभलेख है, दिल्ली टोपरा स्तंभलेख है, इसको अंबाला से फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके आया। अंबाला से फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके आया। और जो दिल्ली मेरठ स्तंभलेख है, इसको मेरठ से फिरोज तुगलक दिल्ली लाया। मेरठ से दिल्ली लाया। इसको टोपरा से दिल्ली लाया कौन? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा। अब 3 लेख ऐसे हैं स्तंभलेख। लोरिया, अरराज, लोरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा। लोरिया, अरराज, लोरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा ये कहाँ के हैं? चंपारण जिला, बिहार। चंपारण जिला बिहार के। चंपारण वही वाला जिसमें गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया था भारत में, वही वाला चंपारण। तो लोरिया, अरराज, लोरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा ये कहाँ से थे? बिहार से थे। तो कितने हो गए? दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, ये 2 ये हो गए। 3 ये हो गए, लोरिया, अरराज, लोरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा। और एक लास्ट है एक छठा है प्रयाग स्तंभलेख। प्रयाग स्तंभलेख इसको कौन लाया? अकबर कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया। प्रयाग स्तंभलेख को अकबर कौशाम्बी से इलाहाबाद ले आया। प्रयाग स्तंभलेख को अकबर कौशाम्बी से इलाहाबाद ले आया। अब लघु स्तंभलेख की बात करेंगे। लघु स्तंभलेख में कौन है? सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुमिनदेई, निगाली सागर। सांची, सारनाथ और कौशाम्बी, रुमिनदेई, निगाली सागर। सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुमिनदेई, निगाली सागर। सांची का लघु स्तंभलेख। सारनाथ का जो स्तंभलेख है इसको हमने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इनको स्वीकार किया। इसमें क्या है? 4 शेर जो पीठ सटाए बैठे हैं। अभी हम चित्र बना रहे थे तो वही वाला जिसमें 4 शेर ऐसे करके बने हैं चित्र। लगभग सभी प्रशासनिक कार्यालयों में दिखाई देता है वही चिन्ह। तो वही सारनाथ से लिया गया जो प्रतीक था, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, वही हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। और सांची से कौशाम्बी का जो स्तंभलेख है वो किसका है? रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। कौशाम्बी का जो स्तंभलेख है उसको रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। इसमें कारुवाकी ने दान दिया था। कारुवाकी कौन थे? अशोक की सबसे प्रिय पत्नी। केवल इन्हीं का नाम अशोक के लेखों में है और उनके एक ही पुत्र तीवर का उल्लेख है बस, बाकी किसी का नहीं। कौशाम्बी को क्या बोलते हैं? अभिलेख को रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। इसमें कारुवाकी ने दान दिया था। और रुमिनदेई अभिलेख इसमें क्या है? मौर्यकालीन कर नीति। रुमिनदेई अभिलेख में क्या है? मौर्यकालीन कर नीति के बारे में बताया गया है। और इसका विषय क्या है? आर्थिक विषय है। इसका विषय क्या है? आर्थिक विषय है। एकमात्र आर्थिक जिसमें आर्थिक विषय के बारे में लिखा हुआ एकमात्र अभिलेख कौन सा है? रुमिनदेई। मौर्यकालीन कर नीति के बारे में बताया गया है। फिर है निगाली सागर। निगाली सागर में अशोक द्वारा कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन। किसमें? निगाली सागर स्तंभलेख में। तो कौन कौन से हो गए? सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुमिनदेई, निगाली सागर। रुमिनदेई क्या था? मौर्यकालीन कर। कौशाम्बी को रानी का अभिलेख कारुवाकी ने दान दिया था। सारनाथ राष्ट्रीय प्रतीक सांची। और निगाली सागर में अशोक द्वारा कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन। किसमें? निगाली सागर स्तंभलेख में। ये देखिए बना रखा है सारनाथ स्तंभ का चित्र। उतना अच्छा तो नहीं है बट ठीक है। सारनाथ स्तंभ का चित्र है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। 4 सिंह पीठ सटाए बैठे। इसमें 3 ही दिख रहे हैं, पीछे साइड होता है जो कि दिखाई नहीं देता। 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं और मस्तकों पर 4 धर्मचक्र। इनके मस्तकों पर 4 धर्मचक्र हैं और उनमें 32 तीलियां हैं। मस्तकों पर 4 धर्मचक्र हैं और 32 तीलियां हैं इसमें। और जो मेखला भाग है, मेखला भाग में 4 धर्मचक्र। मेखला भाग में भी 4 धर्मचक्र, जैसे एक, फिर इसके बाद फिर थोड़ा हिस्सा छोड़ के फिर 2 ऐसे करके, एक यहाँ पे 1 धर्मचक्र, फिर दूसरा धर्मचक्र ऐसे करके, फिर तीसरा धर्मचक्र, फिर ऐसे करके पीछे को एक चौथा धर्मचक्र, ऐसे करके मेखला भाग में भी
4 धर्मचक्र हैं उसमें कितनी तिलियाँ हैं? 24। और जो मस्तक में 4 धर्मचक्र हैं उनमें 32 तिलियाँ हैं। और जो 4 धर्मचक्र हैं प्रत्येक के बीच में पशु आकृति है, प्रत्येक के बीच में पशु आकृति है। जैसे ये इसमें हाथी हो गया, फिर इसके बाद जो दूसरा है इसमें बैल, फिर इसमें घोड़ा, इसमें शेर, ऐसे करके 4 धर्मचक्र। हाथी, बैल, घोड़ा, शेर। हाथी घोड़ा शेर सिंह। हाथी घोड़ा बैल शेर। हाथी बैल घोड़ा शेर। हाथी बैल घोड़ा शेर, इन 4 पशुओं की आकृति है किसमें? हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में। हाथी घोड़ा बैल शेर। और मेखला भाग में जो धर्मचक्र हैं कितने हैं? 4। और मस्तक पर भी 4 धर्मचक्र हैं। मस्तक वाले धर्मचक्रों में कितनी तिलियाँ हैं? 32। मेखला भाग वाले धर्मचक्रों में कितनी तिलियाँ हैं? 24। और प्रत्येक के बीच में एक पशु आकृति है। कौन कौन से थे? हाथी बैल घोड़ा शेर। हाथी बैल घोड़ा और शेर। देखिए हाथी एक शेर तो एक अलग हो गया। हाथी बैल घोड़ा, हाथी बैल घोड़ा और शेर, ये सारे याद करेंगे। और नीचे अवांगमुखी कमल है, यानी कि उल्टा कमल। नीचे अवांगमुखी कमल है, ये अवांगमुखी उल्टा कमल भी बनाया हुआ है ना, अवांगमुखी कमल है। और इसके नीचे एक पूरा पत्थर की आकृति है। एकात्मक पत्थर था ना, एकात्मक पत्थर, यानी कि फिर इसके नीचे को एक पूरा पत्थर है, इसके नीचे को एकात्मक पत्थर की आकृति है। तो ये है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक। अशोक के अभिलेख को धम्मलिपि, अशोक के अभिलेख को धम्मलिपि, अशोक के अभिलेख को धम्मलिपि कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम गुहालेख। गुहालेख जो गुफाओं में लिखे गए उनको कहेंगे गुहालेख। अशोक ने खाल्टिक पर्वत की बराबर पहाड़ियों पर आजीविकों के लिए भी गुफा बनाई थी। अशोक ने खाल्टिक पर्वत पर बराबर की पहाड़ियों पर, अशोक ने खाल्टिक पर्वत पर बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों के लिए भी गुफा बनाई। उन गुफाओं के नाम था कर्णचोपर गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी और लोमश ऋषि की गुफा। टोटल 4 गुफाएं बनाई। कितनी गुफाएं बनाई? 4 गुफाएं बनाई। कहाँ पर? खाल्टिक पर्वत की बराबर की पहाड़ियों पर। कौन सी गुफाएं थी? कर्णचोपर गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, लोमश ऋषि की गुफा। कर्णचोपर गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, लोमश ऋषि की गुफा। फिर से सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्णचोपड़ और लोमश ऋषि की गुफा। और जो लोमश ऋषि की गुफा थी, लोमश ऋषि की गुफा थी अशोक के काल में बनी, लेकिन ये अशोक ने नहीं बनाई, इनके पौत्र दशरथ ने बनाई। इनके पौत्र दशरथ ने बनाई। लोमश ऋषि की गुफा अशोक के काल में बनी, लेकिन किसने बनाई? दशरथ ने बनवाई। खाल्टिक पर्वत, खाल्टिक पर्वत में बराबर पहाड़ियों पर दशरथ अशोक का पौत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ी पर, और दशरथ ने और भी गुफाएं बनाई थी नागार्जुन पहाड़ियों पर आजीविकों हित। कौन सी गुफाएं थी? गोपिका गुफा, बड़थिका गुफा, बहमिका गुफा। गोपिका गुफा, बड़थिका गुफा और बहमिका गुफा। गोपिका गुफा, बड़थिका गुफा और बहमिका गुफा। ये किसने बनाई थी? दशरथ ने। कौन सी पहाड़ी पर? नागार्जुनी पहाड़ी पर। और बराबर की पहाड़ी पर ये बनाई थी अशोक ने। खाल्टिक पर्वत की अलग अलग पहाड़ियाँ हैं ना, बराबर की पहाड़ी पर अशोक ने कर्णचोपर, सुदामा, विश्व झोपड़ी और लोमश ऋषि की गुफा। और खाल्टिक पर्वत पर ये गोपिका, बड़थिका, बहमिका, ये किसने बनाई थी? दशरथ ने, अशोक के पौत्र ने। अशोक धार्मिक सहिष्णु था, ये इसके 12वें लेख में वर्णित है। अशोक धार्मिक सहिष्णु था, ये इसके 12वें लेख में वर्णित है। और इसने सामाजिक सद्भाव का नारा दिया। इसने शैव बौद्ध आजीविकों हेतु भी गुफा बनाई। अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसने देखिए आजीविकों के लिए भी गुफा बनाई, शैवों के लिए भी बनाई, तो इसको धार्मिक सहिष्णु बोलेंगे। और इसने धार्मिक सहिष्णुता का ये नारा किसमें दिया था? धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात की थी अपने 12वें लेख में। अब हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मौर्य प्रशासन क्या था? केंद्रीकृत था, यानी कि राज्य की लोक कल्याणकारी धारणा पर आधारित था। मौर्य प्रशासन क्या था? केंद्रीकृत, राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा पर आधारित था। कौन? मौर्य प्रशासन। इसमें राजा निरंकुश था और प्रजा हितैषी था। लेकिन क्या था? प्रजा हितैषी था। मौर्य प्रशासन कैसा था? केंद्रित था, लोक कल्याणकारी अवधारणा पर आधारित था। राजा पर किसी का अंकुश था? नहीं था। राजा क्या था? निरंकुश था, लेकिन प्रजा हितैषी था। राजा के 3-4 विश्वस्त लोगों की संख्या मंत्रिण कहलाती थी।
राजा के 3-4 विश्वस्त लोगों की संख्या थी। संख्या क्या कहलाती थी? मंत्रिण। राजा के 3-4 विश्वस्त लोगों की संख्या कहलाती थी मंत्रिण। और इन मंत्रिणों का चयन करने के लिए करते थे उपधा परीक्षण। इन मंत्रियों का चयन करने के लिए करते थे उपधा परीक्षण। और मौर्य काल में क्या थे? 18 तीर्थ थे। 18 तीर्थ। तीर्थ यानी कि 18 मंत्री। 18 तीर्थ थे यानी कि 18 मंत्री थे। ठीक है। तो इनमें जो समाहर्ता था, इनको सबको एज इट इज याद करना पड़ेगा। इनमें जो समाहर्ता था वो क्या था? राजस्व मंत्री। समाहर्ता क्या था मौर्य काल में? राजस्व मंत्री। सन्निधाता था कोषाध्यक्ष। सन्निधाता क्या था? कोषाध्यक्ष। कर्मांतिक था उद्योग मंत्री। कर्मांतिक था उद्योग मंत्री। अंतवर्षिक था अंगरक्षक सेना का प्रमुख। अंतवर्षिक था अंगरक्षक सेना का प्रमुख। प्रशासता था राजकीय आदेश लिपिबद्ध करने वाला। प्रशासता था राजकीय आदेश लिपिबद्ध करने वाला। लवणा अध्यक्ष। लवण किसको बोलते हैं? नमक को। लवणाध्यक्ष था नमक अधीक्षक। सेनापति था प्रमुख सेनाध्यक्ष। फिर से देखेंगे। समाहर्ता राजस्व मंत्री, सन्निधाता कोषाध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योग मंत्री, अंतवर्षिक अंगरक्षक सेना का प्रमुख। अंतवर्षिक अंगरक्षक सेना का प्रमुख। प्रशासता राजकीय आदेश लिपिबद्ध करने वाला। प्रशासता राजकीय आदेश लिपिबद्ध करने वाला। लवणाध्यक्ष नमक अधीक्षक। लवणाध्यक्ष नमक अधीक्षक। सेनापति प्रमुख सेनाध्यक्ष। इनमें से सरल हैं। प्रमुख सेनाध्यक्ष सेनापति हो गया। लवणाध्यक्ष नमक सेनापति हो गया, नमक अधीक्षक हो गया। प्रशासता क्या हुआ? राजकीय आदेश लिपिबद्ध करने वाला। जो राजकीय आदेश लिपिबद्ध करेगा वो हुआ प्रशासता। प्रशासता राजकीय आदेश को लिपिबद्ध करेगा। सन्निधाता कोषाध्यक्ष। सन्निधाता सन्निधाता नहीं बोलते, धन्यदाता बोलते हैं। ठीक है, याद करने के लिए। धन्यदाता कोषाध्यक्ष। धन्य यानी कि कोष। ठीक है। सन्निधाता कोषाध्यक्ष। धन्यदाता। सन्नी को बना देते हैं हम धन्य। सन्नी को धन्य। धन्यदाता कोषाध्यक्ष। और समाहर्ता राजस्व मंत्री यानी कि पटवारी। समाहर्ता क्या था? समाहर्ता सब कुछ हर देता है कौन? समाहर्ता था राजस्व मंत्री। समाहर्ता था राजस्व मंत्री। समाहर्ता। कर्मांतिक था उद्योग मंत्री। कर्मांतिक कर्म उद्योग। उद्योग कर्म उद्योग कर्म उद्योग कर्म उद्योग कर्म उद्योग कर्म। अंतवर्षिक अंतवर्षिक अंत का हिंदी अंदर का। अंगरक्षक सेना का प्रमुख। अंतवर्षिक अंगरक्षक सेना का प्रमुख। एक बार फिर से देखेंगे, इनको ढक देंगे फिर देखेंगे। चलिए अब बता। समाहर्ता क्या था? राजस्व मंत्री। सन्निधाता कोषाध्यक्ष। कर्मांतिक कर्म क्या था? उद्योग मंत्री। अंतवर्षिक अंगरक्षक सेना का प्रमुख। प्रशासता क्या था? राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला। लवणाध्यक्ष नमक अधीक्षक। सेनापति प्रमुख सेनापति। समाहर्ता राजस्व मंत्री। सन्निधाता कोषाध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योग मंत्री। अंतवर्षिक अंगरक्षक सेना का प्रमुख। प्रशासता राजकीय आदेश लिपिबद्ध करने वाला। लवणाध्यक्ष नमक का अधीक्षक। और सेनापति प्रमुख सेनाध्यक्ष। चलिए याद हो गए। अब आगे चलते हैं। मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी कि फिस्कल ईयर कब प्रारंभ होता था? आषाढ़ से जुलाई से। जैसे हमारा हिंदू कैलेंडर में हमारा चैत्र से प्रारंभ होता है ना, चैत्र से। अभी हम चैत्र से मानते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो चैत्र में उस दिन क्या होता है? संवत्सर होता है, तो उस दिन को नए साल के रूप में मनाया जाता है। तो चैत्र के महीने में बैठता है वो। लेकिन मौर्यों का कहाँ था? आषाढ़ में था। आषाढ़ कब बैठता है? जुलाई में जब बुराई चल रही होती है। अरे उत्तराखंड नहीं है ये। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख किसमें मिलता है? महावंश टीका में। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख किसमें मिलता है? महावंश में। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख किसमें मिलता है? महावंश टीका में। मौर्य कुल क्षत्रिय कुल का बताया गया। इनको किसका बताया गया? मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए बोला ना। और बौद्ध और जैन चंद्रगुप्त को क्या मानते हैं? क्षत्रिय मानते हैं। बौद्ध और जैन चंद्रगुप्त को क्या मानते हैं? क्षत्रिय मानते हैं। एकमात्र ऐसी पुस्तक है मुद्रा राक्षस जो कि लिखी थी विशाख दत्त ने। वो चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताते हैं, यानी कि वृषल करके चंद्रगुप्त को संबोधित किया है। बौद्ध जैन क्षत्रिय मानते हैं। और महावंश टीका में चंद्रगुप्त को भी क्षत्रिय कुल का बताया गया है, मौर्य कुल का। चलिए, और 26 अध्यक्ष थे। अब उनके बारे में भी देखते हैं। 26 अध्यक्ष। अभी हमने 18 तीर्थ देखे थे ना, 18 तीर्थ 18 मंत्री। अब अभी हम क्या देखेंगे? अब अध्यक्ष देखेंगे। ठीक है,
पणिया अध्यक्ष क्या था? व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। पणिया अध्यक्ष था व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। कुप्या अध्यक्ष था जंगल की संपत्ति का निरीक्षक। कुप्या अध्यक्ष था जंगल की संपत्ति का निरीक्षक। सीता अध्यक्ष, सीता आ गया तो कृषि, राजकीय कृषि विभाग का प्रमुख। सीता क्या था? राजकीय कृषि विभाग का प्रमुख। राजकीय भूमि को सीता कहते हैं ना, राजकीय भूमि को सीता कहते हैं। पौतवाध्यक्ष है, प मापन पद्धति होती है तो मापतौल का हो जाएगा। पौतवाध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष। अकराध्यक्ष, अकरा खनन का हो गया। अकराध्यक्ष खनन विभाग का प्रमुख। अकराध्यक्ष खनन विभाग का प्रमुख। विविताध्यक्ष चरागाह का प्रमुख। विविताध्यक्ष चरागाह का प्रमुख। गणिकाध्यक्ष वैश्याओं का प्रमुख। गणिका वैश्याओं को बोलते थे ना, तो गणिकाध्यक्ष वैश्याओं का निरीक्षक। महामात्य सर्प गुप्तचर विभाग का प्रमुख। महामात्य सर्प गुप्तचर विभाग का प्रमुख। देखिए, पणियाध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। पणियाध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष जंगल की संपत्ति का निरीक्षक। कुप्याध्यक्ष जंगल की संपत्ति का निरीक्षक। सीताध्यक्ष तो सरल है, राजकीय भूमि का प्रमुख। और पौतवाध्यक्ष भी सरल है, मापतौल। पौतवाध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष। अकरा भी सरल है, अकराध्यक्ष खनन विभाग का प्रमुख। खनन विभाग का प्रमुख। विविता भी आसान, विविता अध्यक्ष चारागाहों का प्रमुख। विविता अध्यक्ष चारागाहों का प्रमुख। गणिका अध्यक्ष, गणिका तो वैश्याओं को बोलती है तो वैश्याओं का निरीक्षक। महामात्य सर्प गुप्तचर विभाग का प्रमुख। गुप्तचर विभाग का प्रमुख महामात्य सर्प। तो कौन से कठिन थे? पणिया अध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का, और कुप्या अध्यक्ष जंगल की संपत्ति का निरीक्षक। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि का। पौतवा मापतौल का। अकरा खनन। विविता चारागाह। गणिका वैश्या। और महामात्य सर्प गुप्तचर। महामात्य सर्प गुप्तचर, गणिका वैश्या, विविता चारागाह, अकरा खनन, पौतवा मापतौल, सीता राजकीय, कुप्या जंगल, पणिया व्यापार वाणिज्य। पणिया व्यापार वाणिज्य, कुप्या जंगल, सीता राजकीय कृषि भूमि, पौतवा मापतौल, अकरा खनन, विविता चारागाह, गणिका वैश्या, महामात्य सर्प गुप्तचर विभाग का प्रमुख। और गुप्तचर भी दो तरह के थे, गुप्तचर या गूढ़ पुरुष। गुप्तचर या गूढ़ पुरुष, इनका प्रमुख कौन था? महामात्य सर्प। महामात्य सर्प। जो गुप्तचर थे ये भी दो तरह के थे, संस्था और संचरा या संचार। संस्था या संस्था और संचरा या संचार। संस्था और संचरा दो तरह के थे। संस्था, एक ही जगह पर रहकर जासूसी करने वाले। एक ही जगह पर रहकर जासूसी करने वाले कौन थे? संस्था वाले गुप्तचर। और भ्रमणशील गुप्तचरों को संचरा या संचार कहा गया। इनका प्रमुख था महामात्य सर्प। अब देखिए, अब न्यायालय देखेंगे। न्यायालय भी इनके दो प्रकार के थे। मौर्य काल में न्यायालय दो प्रकार के, धर्मस्थी न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थी न्यायालय ये दीवानी मामलों के लिए थे, और कंटक शोधन न्यायालय ये फौजदारी मामलों के लिए थे। कंटक फौज में कठिन काम होता है ना, तो कंटक शोधन फौजदारी, धर्मस्थी दीवानी, धर्मस्थी दीवानी। तो इनका प्रमुख था व्यवहारिक। धर्मस्थी न्यायाधीश व्यवहारिक, और कंटक शोधन न्यायाधीश इसको प्रदेष्टा कहते थे। फौजदारी मामलों को देखता था जिसको प्रतिष्ठा कहते थे। न्यायालय दो प्रकार के थे, धर्मस्थी न्यायाधीश और कंटक शोधन न्यायाधीश। धर्मस्थी न्यायाधीश को दीवानी कहते थे और कंटक शोधन न्यायाधीश फौजदारी। धर्मस्थी न्यायाधीश व्यवहारिक और कंटक शोधन न्यायाधीश प्रतिष्ठा। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र का प्रशासन। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र का प्रशासन। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र का प्रशासन के बारे में बताता है किसमें? अपनी बुक इंडिका में। कौन था ये? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और पाटलिपुत्र के प्रशासन में बताता है 6 समितियां थी जो 30 सदस्यों द्वारा संचालित होती थी। 6 समितियां थी जो 30 सदस्यों द्वारा संचालित होती थी। प्रत्येक में 5 सदस्य थे, यानी कि 6 पंचे 30। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे, और टोटल कितने? 30 सदस्य थे। पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था, जिसमें 30 सदस्य संचालित करते थे। जो नगर का प्रमुख अधिकारी था उसको एस्ट्रोनोमोई कहा। नगर के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा? एस्ट्रोनोमोई। और जो मौर्यकालीन एग्रोनोमोई था, एस्ट्रोनोमोई क्या था? नगर का अधिकारी। एग्रोनोमोई सड़क निर्माण अधिकारी। एग्रोनोमोई सड़क निर्माण अधिकारी, और एस्ट्रोनोमोई था नगर का प्रमुख अधिकारी। जो प्रांतीय प्रशासन था, प्रांत या चक थे। प्रांतीय प्रशासन था मौर्य के टाइम पे, इसमें प्रांत या चक थे। अशोक के काल में कुल कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। इन 5 प्रांतों को राजधानी सहित याद कीजिएगा। तो इसमें पहला प्रांत है उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग, अवंती, प्राची या मध्य प्रांत।
उत्तरापद, दक्षिणापद, कलिंग, अवंती, प्राची या मध्य प्रांत। अब देखेंगे उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला। उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापद की राजधानी थी सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी, देखिए ऐसे याद कीजिए, हमारे दक्षिण में यहाँ पे क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका में क्या था, सोना। लंका में क्या था, सोना। तो दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी। दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी। और उत्तर में यहाँ पे तक्षशिला पड़ता है ना, उत्तर में यहाँ पे, हालांकि एकदम उत्तर नहीं है तो उत्तर ही मान सकते हैं। उत्तर में यहाँ पे उत्तर में एकदम क्या है, तक्षशिला। तो उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद की सुवर्णगिरी। कलिंग की राजधानी पता ही है सबको, तोसली। कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली। कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली। और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी। कलिंग की राजधानी तोसली, अवंती की राजधानी उज्जैनी। प्राची और मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र यानी कि पटना। प्राची या मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। अवंती की उज्जैनी। कलिंग तोसली। दक्षिणापद सुवर्णगिरी। उत्तरापद तक्षशिला। चलिए अब हम पढ़ेंगे मौर्य कला के बारे में। मौर्य कला, मौर्य कला बुलंदीबाग पटना। बुलंदीबाग पटना मौर्यकालीन लकड़ी का महल। बुलंदीबाग पटना से मौर्यकालीन लकड़ी का महल प्राप्त हुआ है। बुलंदीबाग पटना से क्या हुआ है, मौर्यकालीन लकड़ी का महल। मौर्यकालीन लकड़ी का महल कहाँ से मिला, बुलंदीबाग पटना से। बुलंदीबाग पटना से। कुम्भरहार पटना, कुम्भरहार पटना यहाँ से चंद्रगुप्त के राजप्रसाद मिले। चंद्रगुप्त के राजप्रसाद मिले कहाँ से, कुम्भरहार पटना से। चंद्रगुप्त के राजप्रसाद मिले कुम्भरहार पटना से। ये किसके अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार। चंद्रगुप्त के राजप्रसाद कहाँ से मिले, कुम्भरहार पटना से। और मेगास्थनीज ने इनको सूसा व एकबतना से बेहतर बताया। सूसा व एकबतना से बेहतर महल बताया किनको, जो राजमहल प्राप्त हुए थे कुम्भरहार पटना से। और लकड़ी का महल कहाँ से मिला था, बुलंदीबाग पटना से। और फाहियान ने इनको देव निर्मित बताया। फाहियान ने देव निर्मित बताया। फाहियान कौन था, चीनी यात्री। फाहियान ने इनको क्या बताया, देव निर्मित। और मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त ने लिखा है, इसने सुगाड़ंग कहा। इनको क्या कहा, सुगाड़ंग। सुगाड़ंग जो चंद्रगुप्त के राजप्रसाद थे मेगास्थनीज के अनुसार, ये सूसा व एकबतना से बेहतर थे। फाहियान ने इनको देव निर्मित कहा, इनके देवताओं ने बनाया है, इतने अच्छे हैं। और मुद्रा राक्षस में इनको सुगाड़ंग कहा गया। मुद्रा राक्षस में इनको सुगाड़ंग कहा गया। लकड़ी का महल कहाँ से मिला, बुलंदीबाग पटना से। और कुम्भरहार पटना से क्या मिला, चंद्रगुप्त के राजप्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तूप, जो स्तूप थे, स्तूप यानी कि राख या मिट्टी का ढेर। स्तूप का मतलब क्या था, राख या मिट्टी का ढेर। स्तूप राख या मिट्टी का ढेर। जो स्तूप थे प्रारंभ में लकड़ी से बने। प्रारंभ में लकड़ी से बने कौन, स्तूप। बाद में इनको ईंटों से बनाया गया। स्तूप पहले किससे बने थे, लकड़ी से। बाद में इनको ईंटों से बनाया गया। बौद्ध परंपरा के अनुसार, बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। अशोक ने कितने, 84,000 स्तूप बनाए। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। अब देखिए, सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, पीपरहवा का स्तूप और भरहुत का स्तूप। देखिए 3 स्तूप ये हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप उत्तर प्रदेश में, जहाँ जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है हमारा। और पीपरहवा का स्तूप, पीपरहवा का स्तूप ये भी उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ और पीपरहवा उत्तर प्रदेश में है, सांची मध्य प्रदेश में है। और भरहुत का स्तूप ये मध्य प्रदेश में है। भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश में है। तो सांची, सारनाथ और पीपरहवा में भिक्षु वेशधारी अशोक को दिखाया गया है तिष्य रक्षिता के साथ पूजा करते हुए। तिष्य रक्षिता के साथ पूजा करते हुए। तिष्य रक्षिता वही जिसने कुणाल को मरवाया, सॉरी कुणाल की आंखें फोड़वाई, जिनको फिर बाद में जिंदा जला दिया जाता है। भिक्षु वेशधारी अशोक को तिष्य रक्षिता के साथ पूजा करते हुए दिखाया गया है। कौन से स्तूपों में, सांची, सारनाथ और पीपरहवा के स्तूप। सांची कहाँ था, मध्य प्रदेश। सारनाथ और पीपरहवा उत्तर प्रदेश। भरहुत मध्य प्रदेश। यक्ष शब्द है एक, यक्ष। यक्ष क्या है, आसुरी शक्ति है लेकिन लोक हितकारी कार्य करते हैं। यक्ष क्या है, आसुरी शक्ति है लेकिन लोक हितकारी कार्य करते हैं। यक्ष की शब्द हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, मणिभद्र यक्ष की मूर्ति। मणिभद्र यक्ष की मूर्ति कहाँ से मिली है, परखम मथुरा। परखम मथुरा यूपी से। परखम मथुरा यूपी से मिली है मणिभद्र यक्ष की मूर्ति। मणिभद्र यक्ष कौन थे, कुबेर के कोषाध्यक्ष थे। कुबेर के कोषाध्यक्ष थे मणिभद्र यक्ष। यक्ष क्या है, आसुरी शक्तियाँ हैं लेकिन लोक हितवादी कार्य करते हैं।
और परखम मथुरा, यहाँ पे जखैया मेला भी लगता है। परखम मथुरा में क्या लगता है? जखैया मेला भी लगता है परखम मथुरा में। परखम मथुरा से मिली हमको मणिभद्र यक्ष की मूर्ति। मणिभद्र यक्ष की मूर्ति मिली हमको परखम मथुरा से। ये थे कुबेर के कोषाध्यक्ष। चलिए, दीदारगंज पटना से मिली हमको, अशोक के बनाए हैं, ठीक है। और दीदारगंज पटना से मिली हमको चौवर धारणी यक्ष की मूर्ति। चौवर धारणी यक्ष की मूर्ति। चौवर धारणी यक्ष की मूर्ति हमको कहाँ से मिली? दीदारगंज पटना से। दीदारगंज पटना से। परखम मथुरा से किसकी मिली थी? कुबेर के कोषाध्यक्ष। कौन से यक्ष थे वो? मणिभद्र यक्ष। मणिभद्र यक्ष की मूर्ति मिली थी परखम मथुरा से। दीदारगंज पटना से चौवर धारणी यक्ष की मूर्ति। चौवर धारणी यक्ष की मूर्ति मिली दीदारगंज पटना से। और कंगनहल्ली कर्नाटक से हमको अशोक की प्रतिमा मिली जिसमें राणियों अशोक लिखा हुआ है। कंगनहल्ली कर्नाटक से हमको किसकी प्रतिमा मिली? अशोक की प्रतिमा। कंगनहल्ली कर्नाटक से अशोक की प्रतिमा मिली जिसमें राणियों अशोक लिखा है। जिसमें क्या लिखा है? राणियों अशोक। जो मौर्यकालीन मूर्तियाँ थी नग्न और अश्लील थी। मौर्यकालीन मूर्तियाँ थी वो नग्न या अश्लील थी। ज़्यादातर इनको नग्न ही बनाया जाता था, लेकिन गुप्त काल तक आते आते अश्लीलता समाप्त हो जाती है। लेकिन गुप्त काल तक आते आते मूर्तियों को मतलब अच्छे से बनाया जाता है, फिर उसके बाद नग्न नहीं बनाया जाता है। अब देखेंगे हम मौर्यकालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था। सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था देखेंगे मौर्यकालीन। अब इसमें भी कौन बताएगा? मेगास्थनीज बताएगा। मेगास्थनीज ने बताया कि भारत की जनता 7 वर्णों में बटी थी। 7 वर्णों में बटी थी, लेकिन वैसे थे कितने? 4 वर्ण, वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन मेगास्थनीज ने कितने वर्ण बताए हैं? 7 वर्ण। बटी कितने में थी? 4 में बटी थी। और दास प्रथा थी लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार नहीं थी। दास प्रथा भारत में व्याप्त थी लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार नहीं थी। या तो हो सकता है कि यूनान में दासों की स्थिति ज़्यादा खराब हो और उसके अनुसार भारत में दासों की स्थिति सही हो, तो इसलिए मेगास्थनीज ने बोला हो कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। और तब शिक्षा के केंद्र कहाँ थे? तक्षशिला, बनारस और उज्जैन। तक्षशिला, बनारस और उज्जैन शिक्षा के केंद्र थे। मौर्य काल में शिक्षा के केंद्र कहाँ थे? तक्षशिला तो थे, चाणक्य वहीं के थे, चंद्रगुप्त ने वहीं पढ़ा। और बनारस और उज्जैन, तक्षशिला, बनारस और उज्जैन क्या थे? शिक्षा के केंद्र थे। सती प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। मौर्य काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। कब आता है सती प्रथा का प्रचलन? गुप्त काल में। कौन सा अभिलेख है? भानुगुप्त का एरण अभिलेख। और वैश्याओं को गणिका कहा जाता था। वैश्याओं को गणिका कहा जाता था और इनका निरीक्षक कौन क्या होता था? गणिका अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था वार्ता पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था वार्ता पर आधारित थी। वार्ता क्या होती थी? कृषि, पशुपालन, व्यापार। देखिए, अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, व्यापार। हमने वैदिक सभ्यता से देखा था ना, वैदिक में भी ऋग्वैदिक क्या थी? पशुपालन पर आधारित थी। फिर उत्तर वैदिक कृषि और पशुपालन दोनों पर आधारित थी। और उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले थी, वो थी कृषि और व्यापार पर, ये कृषि और व्यापार पर आधारित थी। और ये जो अर्थव्यवस्था है मौर्यकालीन कृषि, पशुपालन, व्यापार, इन तीनों पर आधारित है, वार्ता पर आधारित है। ठीक है, वार्ता पर आधारित है, कृषि, पशुपालन, व्यापार पर। सर्वप्रथम गोल वलय कूपों का निर्माण किया गया। सर्वप्रथम गोल वलय कूपों का निर्माण किया गया कब? मौर्य काल में। गोल वलय कूप कैसे? ऐसे करके जो कुएं होते हैं, सबसे पहले कब निर्माण किया गया इनका? मौर्य काल में। मौर्य काल में सबसे पहले गोल वलय कूपों का निर्माण किया गया। ठीक है। और प्रमुख उद्योग क्या था? सूती वस्त्र उद्योग। प्रमुख उद्योग क्या था? सूती वस्त्र उद्योग। मौर्य काल में सबसे प्रमुख उद्योग क्या था? सूती वस्त्र उद्योग। क्या था वो? अच्छा। और ढाका की मलमल थी, जो ढाका की मलमल थी वो विश्व प्रसिद्ध थी। ढाका की मलमल क्या थी? विश्व प्रसिद्ध थी। ढाका कहाँ थी? बांग्लादेश की राजधानी। तो वो भी आता होगा उसी में, अखंड भारत में। ठीक है, हाँ, अखंड भारत में ही तो बाद में अलग हुआ ना, तो उसमें भी ढाका की मलमल विश्व प्रसिद्ध थी। तो ये भी मौर्य प्रशासन का ही हिस्सा था। ठीक है, अब देखते हैं। राज्य की आय मुख्यतः भूमि कर से प्राप्त होती थी। राज्य की आय मुख्यतः भूमि कर से प्राप्त होती थी। और वार्ता किस पे था? कृषि, पशुपालन, व्यापार। और राज्य की आय मुख्यतः भूमि कर से प्राप्त होती थी। अर्थशास्त्र में 21 प्रकार के कर वर्णित हैं। अर्थशास्त्र में कितने कर वर्णित हैं? 21 प्रकार के कर वर्णित हैं। 21 कर।
21 प्रकार के कर वर्णित है किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर है, 15 अधिकरण है। और जो छठा अधिकरण है उसमें सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, सप्तांग सिद्धांत दिया गया है छठे अधिकरण में। और मौर्य शासन में जो भूस्वामी होता था, जमीन का स्वामी होता था, उसको क्षेत्रक कहते थे। मौर्य काल में जो भूस्वामी होता था उसको क्षेत्रक कहते थे। और जो काश्तकार होता था, काश्तकार, उसको उपवास कहते थे। काश्तकार को क्या कहते थे? उपवास। और भूस्वामी को क्षेत्रक कहते थे, भूस्वामी को क्षेत्रक कहते थे। प्रमुख बंदरगाह थे भड़ोस, ताम्रलिप्ति और सोपारा। मौर्य काल में 3 प्रमुख बंदरगाह थे, भड़ोस, ताम्रलिप्ति और सोपारा। भड़ोस था गुजरात में, ठीक है, भड़ोस गुजरात में था। ताम्रलिप्ति कहाँ था? बंगाल में। ताम्रलिप्ति था बंगाल में। और सोपारा महाराष्ट्र में। और सोपारा महाराष्ट्र में। 3 प्रमुख बंदरगाह, भड़ौस, ताम्रलिप्ति, सोपारा। भड़ौस था गुजरात में, भड़ौस गुजरात में, ताम्रलिप्ति बंगाल में, ताम्रलिप्ति बंगाल में, और सोपारा महाराष्ट्र में, ठीक है। काश्तकार को उपवास, क्षेत्र किसको कहते थे? भू मालिक को, भूस्वामी को। भड़ौस बंदरगाह गुजरात, ताम्रलिप्ति बंगाल और सोपारा महाराष्ट्र। मुद्रा व्यवस्था, मौर्यकालीन मुद्रा व्यवस्था देखेंगे। स्वर्ण या निष्क, स्वर्ण मुद्रा को स्वर्ण या निष्क कहते थे, स्वर्ण या निष्क। और रजत मुद्रा को पर्ण, काशार्पण, धरण, शतमान, पर्ण, काशार्पण, धरण, शतमान। रजत मुद्राएं कौन कौन सी थी? पर्ण, काशार्पण, धरण, शतमान। और जो पर्ण थी इनकी राजकीय मुद्रा थी। मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? पर्ण, कि किसकी बनी थी? रजत की, यानी कि चांदी की। स्वर्ण की कौन थी? स्वर्ण और निष्क, स्वर्ण और निष्क मौर्यकालीन मुद्राएं थी। और रजत, काशार्पण, धरण, शतमान, रजत, काशार्पण, धरण, शतमानी क्या थी? रजत मुद्राएं थी। ताम्र मुद्रा, ताम्र मुद्रा क्या थी? माशक और काकनी, माशक और काकनी क्या थी? ताम्र मुद्राएं। मौर्यकालीन ताम्र मुद्राएं कौन सी थी? माशक और काकनी, माशक और काकनी। पर्ण क्या था? पर्ण राजकीय मुद्रा थी ना उनकी, मौर्यों की। पौने तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। पर्ण था पौने तोले के बराबर चांदी का सिक्का। पर्ण क्या था? पौने तोले के बराबर चांदी का सिक्का। भाग शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? निजी भूमि से कर के लिए, निजी भूमि से कर के लिए प्रयुक्त हुआ है भाग शब्द, निजी भूमि से कर के लिए प्रयुक्त हुआ है भाग शब्द। बलि क्या थी? धार्मिक भेंट थी, बलि थी धार्मिक भेंट। उदक कृत्रिम सिंचाई कर, उदक था कृत्रिम सिंचाई कर। शुल्क था सीमा या चुंगी, शुल्क था सीमा या चुंगी। 21 कर किस में वर्णित है? अर्थशास्त्र में। भाग था निजी भूमि से कर, जो पर्सनल लैंड है उससे कर था भाग। बलि था धार्मिक भेंट, बलि क्या था? धार्मिक भेंट। उदक कृत्रिम सिंचाई कर। और शुल्क क्या थी? सीमा या चुंगी कर। पर्ण क्या था? पौने तोले का चांदी का सिक्का था। पर्ण क्या था? पौने तोले का चांदी का सिक्का था। अब देखेंगे भर्तृहरि की पुस्तक है 3, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। भर्तृहरि की रचनाएं हैं नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। शक छत्रप, इनको शक छत्रप कहा गया है, शक छत्रप। नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक किसकी है? भर्तृहरि की। नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक किसकी है? भर्तृहरि की। अब कुछ रचनाएं देखेंगे और उनके रचनाकार देखेंगे जो मौर्य काल में लिखी गई। स्वप्न वासव दत्ता किसने लिखा? भास ने। स्वप्न वासव दत्ता किसने लिखा? भास ने। और वासव दत्ता लिखा था सुबंधु ने, वासव दत्ता लिखा था सुबंधु ने। रावण वध लिखा भट्टी ने, रावण वध लिखा भट्टी ने। किरातार्जुनियम लिखा भारवी ने, किरातार्जुनियम लिखा भारवी ने। शिशुपाल वध लिखा माघ ने, शिशुपाल वध किसने लिखा? माघ ने। मालती माधव उत्तरामचरित, महावीर चरित किसने लिखा? भवभूति ने। मालती माधव उत्तरामचरित और महावीर चरित किसने लिखा? भवभूति ने। तो फिर से देखेंगे, स्वप्न वासव दत्ता भास, वासव दत्ता सुबंधु, रावणवध भट्टी, किरातार्जुनियम भारवी, शिशुपाल पद माघ, मालती माधव उत्तरामचरित और महावीर चरित, मालती माधव उत्तरामचरित, महावीर चरित। भवभूति, भवभूति के मालती माधव उत्तरामचरित और महावीर चरित। देखिए मालती माधव, माधव उत्त राम, माधव कृष्ण भगवान हो गए, राम राम भगवान हो गए और महावीर हनुमान हो गए। चलिए मालती माधव उत्तरामचरित और महावीर चरित, मालती माधव उत्तरामचरित और महावीर चरित किसने लिखा? भवभूति ने, भवभूति ने, भवभूति ने क्या लिखा? मालती माधव उत्तरामचरित और महावीर चरित, मालती माधव उत्तरामचरित और
महावीरचरित किसने लिखा? भवभूति ने। भास ने क्या लिखा था? स्वप्न वासव दत्ता। वासव दत्ता किसने लिखा? सुबंधु ने। वासव दत्ता लिखा सुबंधु ने। रावण वध लिखा भट्टी ने। किरातार्जुनीयम लिखा भारवी ने। किरातार्जुनीयम लिखा भारवी ने। और शिशुपाल वध लिखा माघ ने। शिशुपाल वध लिखा माघ ने। शिशुपाल वध माघ, किरातार्जुनीयम भारवी, रावण वध भट्टी, वासव दत्ता सुबंधु। वासव दत्ता सुबंधु। चलिए मौर्य वंश को अब एक बार शॉर्ट में जल्दी से देखते हैं। कितना चला था? 322 से 185 BC तक। 185 के बाद क्या आ जाता है? शुंग वंश। 185 BC में पुष्यमित्र शुंग स्थापना कर देते हैं। तो मौर्य वंश किसको हराया था? घनंद वंश के राजा घनानंद को हराया। इसका वर्णन किसमें है? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त में वर्णित। और किसने मदद की थी? चंद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त की मदद की थी चाणक्य ने। ये क्या था? चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। इसको भारत का मक्यावली कहते हैं। विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं। और इसके जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं? देखिए मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या हैं? साहित्यिक स्रोत है, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ है, अर्थशास्त्र चाणक्य की, मुद्रा राक्षस, ये सारे साहित्यिक स्रोत हैं। और विदेशी विवरण भी है जो किसने लिखी थी? ये मेगास्थनीज ने लिखी थी। यूनानी राजा था। इंडिका लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ना। तो जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ से दीपवंश महावंश में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दीपवंश महावंश में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र लिखा था किसने? भद्रबाहु ने लिखा था। कल्पसूत्र में भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र चाणक्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरण? 15 अधिकरण, 7 सप्तांग सिद्धांत दिया था 6वें अधिकरण में। और अर्थशास्त्र में 21 प्रकार के करों की चर्चा है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाखदत्त ने। और ये विदेशी विवरण ये हो गए। और अशोक के अभिलेख थे। पंचमार्क सिक्के, जिनको आहत सिक्के बोलते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त होती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे सीधा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। 322 BC से 298 BC तक इसका शासनकाल रहा। और इसकी मृत्यु होती है श्रवण बेलगोला में। जैन पद्धति संलेखना पद्धति से अन्न और जल त्याग कर देते हैं। राजधानी पाटलिपुत्र होती है। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। साम्राज्य में 6 लाख सैनिक थे। 6 लाख जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त के साम्राज्य में 6 लाख सैनिक थे। और चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है। किसमें? मुद्रा राक्षस में। वृषल का अर्थ है निम्न कुल में पैदा हुआ। सेंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की है? विलियम जोन्स ने। और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह बोला जाता है चंद्रगुप्त का और कार्नेलिया या हेलेना, सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी। इसमें चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए थे: काबुल, कंधार, मकरान, हेरात। और ये वंशवादी देता है। तो उसको पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी और भी विवाह हुए हैं। जैसे रावण का मंदोदरी से हुआ था। तो वो श्रीलंका का था। मंदोदरी ये भारत की थी। तो ये सब तो, लेकिन उसको महाकाव्य काल को पता नहीं क्या है। लेकिन इसको प्राचीन इतिहास में पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह इसी को माना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त और कार्नेलिया के विवाह को। ठीक है। चंद्रगुप्त की और भी पत्नी थी। यशोमती थी। हेलेना तो यही होगी। कार्नेलिया हेलेना इसका नाम है। और दुर्धरा वो घनानंद की बहन। यशोमती, दुर्धरा और हेलेना। इसका पुत्र हुआ बिंदुसार हुआ 298 से 273। चलिए इतना समय तो याद नहीं रहेगा, लेकिन कुछ तो ठीक है। आजीवक संप्रदाय को मानते थे। इनको अमित्र घात कहा, भद्रसार कहा, सिंहसेन कहा। भद्रसार वारिसार कहा वायुपुराण में। भद्रसार और वारिसार कहा वायुपुराण में। सिंहसेन कहा था जैन ग्रंथों में। अमित्र घात कहा था शत्रुओं का नाश करने वाला। 16 राज्यों का विजेता बताया। किसको? तारानाथ ने बिंदुसार को। बिंबिसार तो हर्यक वंश कहा जाए। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। किसने? तारानाथ ने 16 राज्यों का विजेता बताया। किसको? ये क्या नाम है इसका? बिंदुसार को। ठीक है। तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए सुसीम और अशोक को भेजा। तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए पहले अशोक को भेजा, फिर बाद में सुसीम को भेजा। चलिए 2 बार विद्रोह हुआ था। तो पहली बार अशोक को भेजा, दूसरी बार में सुसीम को भेजा से करते हैं। और इनके मित्र थे सीरिया नरेश एंटियोकस। तो इन्होंने से 3 चीज़ों की मांग की: सूखे मेवे, मीठी शराब, दार्शनिक। तो सूखे मेवे, मीठी शराब तो नहीं दी थी, वहाँ दे दी थी इन्होंने। दार्शनिक के लिए मना किया था। लेकिन जो एक डायमेकस आता है, ये सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत होता है। ये भी आता है इनके दरबार में।
अब देखिए तीसरा है अशोक 273 से 232 BC तक राज्यारोहण हुआ था 269 BC 269 BC में अशोक का राज्यारोहण हुआ और राज्य के 8वें वर्ष 261 BC में इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। बस फिर इसका विवरण कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है। और इसमें इसने शस्त्र त्याग कर लिया, बौद्ध धर्म अपनाया और प्रचार प्रसार करने लग गया कलिंग युद्ध के बाद। इसमें 1 लाख सैनिक मारे गए और 1.5 लाख सैनिक बंदी बनाए गए और 2 लाख सैनिक बेघर हो गए थे और 4 लाख सैनिकों को बधुआ मजदूर गुलाम दास बना दिया गया। और इसने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा किसने? अशोक ने भेजा श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। इनको धर्मा या जनपद कल्याणी भी कहते थे। प्रिय पत्नी थी इनकी कारुवाकी का नाम भी अभिलेखों में मिलता है। अशोक का नाम मास्की गुजरा। अशोक का नाम अशोक किसमें है? मास्की गुजरा, नेटूर और उदयगोलम इन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक है। अशोकवर्धन नाम पुराणों में है। अशोक का नाम अशोकवर्धन किसमें है? पुराणों में। अशोक का नाम अशोकवर्धन पुराणों में है। मौर्य वंश की जानकारी कौन सा पुराण देता है? विष्णु पुराण। मौर्य वंश की जानकारी कौन सा पुराण देता है? विष्णु पुराण। देवनानंद प्रियदर्शी कहा गया किसको? अशोक को। देवनानंद प्रियदर्शी कहा गया अशोक को। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने शस्त्र त्याग विदेश में भी धर्म पर प्रचार कराया किसने? अशोक ने कराया। कहाँ? श्रीलंका में भी भेजा था अपने बच्चों को। पहला भारतीय राजा जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया कौन? अशोक। अशोक के अभिलेख 3 भाग में थे, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख भी 2 तरह के थे, लघु और दीर्घ और लघु। और स्तंभलेख भी 2 थे, दीर्घ और लघु। स्तंभलेख भी 2 तरह के थे, दीर्घ और लघु। मतलब देखिए शिलालेख कितने थे? दीर्घ वाले 14 थे और लघु वाले 15 थे। दीर्घ शिलालेख, अशोक के दीर्घ शिलालेख 14 थे और लघु शिलालेख 15 थे। और स्तंभलेख टोटल कितने थे? 14 थे। 14 कैसे? 7 दीर्घ थे, 7 लघु थे। 7 दीर्घ स्तंभलेख, 7 लघु स्तंभलेख और बाकी गुहालेख थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख खोजे थे 1750 में पैट्रेंजी थेलर ने जो भी था। और लिपि थी 4 प्रकार की, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। भारत में ये ग्रीक थी, खरोष्टी पाकिस्तान में थी, उससे ऊपर यानी कि अफगानिस्तान में ग्रीक और अरमाइक थे, उससे ऊपर ग्रीक और अरमाइक थे। भारत में सारे अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन आंध्र का एक एरगुडी अभिलेख है जो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों का मिश्रण में लिखा गया है। और लेकिन 1750 में खोज तो हो गई थी, लेकिन पढ़ा गया सबसे पहले 1837 में। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसिप ने। कौन सा वाला पढ़ा? दिल्ली टोपरा वाला। खोज हुई थी दिल्ली मेरठ वाली, पाटेनी पैंथी थेलर ने किया था खोज। ठीक है, अब अशोक के 14 शिलालेख देखेंगे। अशोक के 14 शिलालेख देखें। जो पहला शिलालेख है इसमें इसने पशु बलि की निंदा की है और अहिंसा की बात की है। ठीक है, और जो दूसरा शिलालेख है इसमें इसने पशु और मनुष्य की चिकित्सा की बात की है। दूसरा शिलालेख में अशोक ने पशु और मनुष्य की चिकित्सा की बात की है। और दक्षिण की बहुत सारे राजवंशों की चर्चा की है, लेकिन चोल की चर्चा नहीं की है। और तीसरा अभिलेख है इसमें राजुक युक्तक प्रदेशक अधिकारी की चर्चा बात की है। राजुक युक्तक प्रदेशक, इन 3 अधिकारियों का जिक्र किया है और इनको प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने का आदेश भी दिया है। और चौथा अभिलेख में अशोक ने भेरी घोष के स्थान पे धम्मघोष का नारा दिया। चौथे अभिलेख में अशोक ने भेरी घोष के स्थान पे धम्मघोष उत्कीर्ण कराया। चौथे अभिलेख में अशोक ने भेरी घोष के स्थान पे धम्मघोष उत्कीर्ण कराया। और पांचवें अभिलेख में अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। धम्म महामात्र की नियुक्ति कौन से अभिलेख में है? 5वें अभिलेख में। और 7वें अभिलेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता की भावना 7वें अभिलेख में। और 9वें अभिलेख में विभिन्न समारोहों की निंदा की। 9वें अभिलेख में निंदा की विभिन्न समारोहों की। 11वें अभिलेख में धम्म नीति की व्याख्या की। 11वें अभिलेख में धम्म नीति की व्याख्या की। और 12वें अभिलेख में स्त्री महामात्र की नियुक्ति की। और 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। एक बार फिर से देखेंगे। पहले शिलालेख में क्या है? पहले शिलालेख में है पशु बलि की निंदा। पहले अभिलेख में है, शिलालेख नहीं है। पहले अभिलेख में है पशु बलि की निंदा। दूसरे में है पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा। दक्षिण भारत के बहुत सारे राजवंशों का जिक्र, लेकिन चोल का जिक्र नहीं है। तीसरे वाले अभिलेख में है 3 अधिकारी राजुक युक्तक प्रदेशक की और उनको प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य भ्रमण का आदेश
और चौथे अभिलेख में है भीरीघोष के स्थान पे धम्मघोष। चौथे अभिलेख में भीरीघोष के स्थान पे धम्मघोष। और पाँचवें में धम्म महामात्र की नियुक्ति। पाँचवें में धम्म महामात्र की नियुक्ति। 12वें में स्त्री महामात्र। पाँचवें में धम्म महामात्र, 12वें में स्त्री महामात्र। पाँचवें में धम्म महामात्र, 12वें में स्त्री महामात्र। सातवें में धार्मिक सहिष्णुता की बात की। सातवें में धार्मिक सहिष्णुता की बात की। 9वें में विभिन्न समारोह की निंदा की। 9वें में विभिन्न समारोह की निंदा की। 13वें में कलिंग युद्ध। और 12वें में स्त्री महामात्र। और धम्म नीति की व्याख्या 11वें अभिलेख। 11वें अभिलेख में धम्म नीति की व्याख्या 11वें अभिलेख में। पशु चिकित्सा की बात दूसरे अभिलेख में। और दूसरे अभिलेख में और क्या था, चोल का जिक्र नहीं है, दक्षिण भारत के राजवंशों का जिक्र है। पशु बलि की निंदा की पहले अभिलेख में। और राजयुक्तक प्रदेशक 3 अधिकारियों का तीसरे में। चौथे में भीरीघोष की जगह पे धम्मघोष। और पाँचवें में स्त्री महामात्र, 12वें में नहीं, पाँचवें में धर्म महामात्र और 12वें में स्त्री महामात्र की नियुक्ति। और सातवें में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता की भावना। और 9वें में विभिन्न समारोह की निंदा। 9वें में विभिन्न समारोह की निंदा। 11वें में धम्म नीति की व्याख्या। 11वें में धम्म नीति की व्याख्या। और 12वें में स्त्री महामात्र। 12वें में स्त्री महामात्र। और 13वें में कलिंग युद्ध। चलिए आगे देखते हैं लघु शिलालेख। लघु शिलालेख एरगुडी आंध्र। एरगुडी आंध्र किस में है ये, ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि में। एरगुडी आंध्र प्रदेश, ये किस में है, ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि में है। ब्राह्मी प्लस खरोष्टी, खरो लिख देते हो, ठीक है। ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि में। और देखिए अब ये कुछ है, मास्की, गुज्जरा, उदयगोलम, नेटूर, वो तो अलग चीज़ें हैं। ये क्या है, अच्छा शिलालेख है, सॉरी ये शिलालेख है। भ्राबुर शिलालेख। भ्राबुर शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, राजस्थान। इसमें अशोक ने खुद को क्या कहे, मगध राज का है। और अटूट, ये त्रिरत्नों में अटूट श्रद्धा बताई है इसमें भ्राबुर शिलालेख में। और मतलब बौद्ध धर्म को जो इन्होंने कंप्लीट अपना लिया था उसका जिक्र मिलता है भ्राबुर शिलालेख। कहाँ से मिला है, राजस्थान से। मास्की ब्रह्मगिरी, ये कर्नाटक से। मास्की ब्रह्मगिरी शिलालेख कर्नाटक से। मास्की और ब्रह्मगिरी शिलालेख कर्नाटक से। गुजरा शिलालेख मध्य प्रदेश। गुजरा मध्य प्रदेश। सासाराम बिहार। रूपनाथ मध्य प्रदेश। सासाराम बिहार, रूपनाथ मध्य प्रदेश। देखिए 7 स्तंभलेख और 7 लघुलेख। 7 स्तंभलेख और 7 लघुलेख अभी हमने देखे थे, जल्दी से देखेंगे क्योंकि टाइम इतना नहीं है। इलाहाबाद दीर्घ स्तंभलेख, या इसको प्रयागराज दीर्घ स्तंभलेख बोलते हैं, जिसको अकबर कौशाम्बी से लेके आया था। प्रयागराज स्तंभलेख। दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, फिरोज शाह तुगलक लेके आया था इनको। एक को यहाँ से लाया, एक को मेरठ से दिल्ली लाया, एक को क्या बोलते हैं, एक जगह है यार हरियाणा में, टोपरा से दिल्ली लाया, जो भी है, हरियाणा से दिल्ली लाया। और अम्बाला से दिल्ली लाया, हाँ अम्बाला से दिल्ली लाया फिरोज शाह तुगलक इस वाले को। और मेरठ वाले को मेरठ से दिल्ली लाया फिरोज शाह तुगलक। और 3 अभिलेख हैं, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये चंपारण बिहार में। तो साथ के साथ ये हो गए दीर्घ वाले। अब लघु स्तंभलेख देखते हैं। सांची का स्तंभलेख, सारनाथ, इलाहाबाद कौशाम्बी, ये वाला अकबर लाया था यार। इलाहाबाद दीर्घ स्तंभलेख ये अलग है, इलाहाबाद कौशाम्बी इसको लाया था अकबर। और रुमिनदेई नेपाल की तराई में। रुमिनदेई लघु स्तंभलेख, ये नेपाल की तराई में। सांची, सारनाथ, इलाहाबाद कौशाम्बी और रुमिनदेई नेपाल की तराई में। और शिलालेखों की भाषा कैसी है, प्राकृत। शिलालेखों की भाषा क्या है, प्राकृत। और मौर्य काल में मुद्रा प्रणाली का प्रमुख क्या होता था, लक्षणाध्यक्ष। मौर्य काल में मुद्रा प्रणाली का प्रमुख क्या होता था, लक्षणाध्यक्ष। चांदी का सिक्का, पण या पाद, यानी कि कितने का था ये, 1.25 तोले का सिक्का होता था। चांदी का सिक्का पण या पाद कहलाता था, जो इनका राजकीय सिक्का था। और तांबे का सिक्का माशक कहलाता था, माशक कहलाता था तांबे का सिक्का। सैन्य प्रशासन, सैन्य छावनी को गुल्म कहते थे। सैन्य छावनी को गुल्म कहते थे। सैनिकों को जो वेतन देना होता था उसको गुल्मदी। सैन्य छावनी को गुल्म कहते थे। और सैनिकों को जो वेतन देना होता था उसको गुल्मदी कहते थे। प्लिनी के अनुसार सेना मौर्य काल में, प्लिनी के अनुसार मौर्य काल में सेना क्या थी, 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे और 8,000 अश्वचालित रथ थे, ठीक है। प्लिनी के अनुसार मौर्य काल में सेना कितनी थी, 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे, 8,000 अश्वचालित रथ थे। 6 लाख, 30,000, 9,000, 8,000, देखिए 9,000 हाथी, 8,000 रथ, 9,000 हाथी, 30,000 घुड़सवार, 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 अश्वचालित रथ।
सप्तांग सिद्धांत में राज्य को 7 तत्वों से निर्मित बना। राजा, पात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, मित्र, कोश, ये सब थे। और नगर प्रशासन में एस्ट्रोनोमोई और एग्रोनोमोई 2 अधिकारी थे। एस्ट्रोनोमोई नगर प्रमुख था, एग्रोनोमोई सड़क का अधिकारी था और या जिले का अधिकारी था। ठीक है। और न्यायालय थे इनके 2 तरह के, कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय था और दूसरा था धर्मस्थली, इसको दीवानी न्यायालय के था। शीताध्यक्ष था, कृषि का अध्यक्ष, गोपाध्यक्ष हिसाब का लेखाकार, गोपाध्यक्ष हिसाब का लेखाकार था। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा था, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, पाटलिपुत्र, अवंती और कलिंग। ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे चित्र भी बना रखा है। पाटलिपुत्र या प्राच्य प्रदेश भी बोलते हैं इसको। देखिए, उत्तरापथ तक्षशिला इसकी राजधानी थी, उत्तरापथ तक्षशिला इसकी राजधानी थी। दक्षिणापथ इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग की राजधानी थी तोसली। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्णों में बांटा, 7 वर्णों में, ठीक है, भागों में नहीं, 7 वर्णों में बांटा। और लेकिन बटा कितने था, 4 वर्णों में बटा था। और शूद्र का उल्लेख नहीं है मेगास्थनीज ने, शूद्र का उल्लेख नहीं किया है। जो 7 वर्णों में बांटा उसमें शूद्र का उल्लेख नहीं है, लेकिन शूद्र का उल्लेख था। भारत में दास प्रथा नहीं थी, किसके अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार। और भारत में सारे बुद्धिजीवी ब्राह्मण थे, योद्धा, मंत्री और निरीक्षक जो थे वो क्षत्रिय थे, कृषक, पशुपालक, कर्मकारी वैश्य थे। बुद्धिजीवी ब्राह्मण थे, योद्धा, मंत्री, निरीक्षक क्षत्रिय थे, कृषक, पशुपालक थे और कर्मकार थे। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, यानी कि पुनर्विवाह कर सकते थे और तलाक ले सकते थे। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, पुनर्विवाह कर सकते थे, तलाक ले सकते थे। और सती प्रथा नहीं थी। नियोग प्रथा का प्रचलन था। और वेश्यावृत्ति थी। वेश्यावृत्ति को अपनाने हेतु स्वतंत्र थी महिलाएं। जो वेश्यावृत्ति को अपनाते थे उनको रूपा जीवा कहते थे। सकल जम्बूद्वीप का स्वामी चंद्रगुप्त को कहा गया है महावंश में। चंद्रगुप्त को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी किसमें कहा गया है, महावंश में। अभिलेख फिर से आ गए, ओह माय गॉड। चलिए फिर से देख लेते हैं। अभिलेख, शिलालेख और स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख कितने थे, दीर्घ और लघु में बांटे थे। 14 लेख थे, 8 स्थानों से मिले। स्तंभलेख 7 लेख 6 स्थानों से मिले। इसमें भी दीर्घ और लघु करेंगे तो 7 स्तंभ, 7 लघु, 7 दीर्घ और हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो इसमें जो प्रथम लेख था जीव हत्या निषेध, इसमें अहिंसा की बात की थी। दूसरे में ये दक्षिण भारत के चोल का उल्लेख नहीं था, चेर होगा। दक्षिण भारत के राजवंशों का उल्लेख था, जैसे पांड्य, केरल पुत्र, सत्यपुत्र, ताम्रपर्णी, यवन, अंत्योग का उल्लेख था, लेकिन चोल का उल्लेख नहीं था। दूसरे में और पशु चिकित्सा की बात की थी। पशु प्लस मनुष्य की चिकित्सा, डॉक्टरी की बात की थी दूसरे अभिलेख में। तीसरे अभिलेख में था 3 अधिकारियों की बात की थी, प्रादेशिक युक्तक और राजुक 3 अधिकारियों की बात की थी। और इनको प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य भ्रमण का आदेश दिया था। और 5वें अभिलेख में इसने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। ये कब लिखा था, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष लिखा था। और 12वें अभिलेख में सामाजिक सद्भाव के बारे में कहा था, और सामाजिक सद्भाव के बारे में। और 12वें अभिलेख में स्त्री महामात्र की भी नियुक्ति की थी। और 9वें में सामाजिक जो कर्मकांड होते हैं उनकी निंदा की थी। और 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध, इसका पश्चाताप और पड़ोसी राज्य आठविक जनजातियों का उल्लेख किया था, किसमें, 13वें अभिलेख में। नवीनतम खोजा गया अभिलेख कहाँ से खोजा गया, सन्नति कर्नाटक से 1989 में सबसे नवीनतम खोजा गया अशोक का अभिलेख सन्नति कर्नाटक में। और यही अशोक के नामों का उल्लेख, अशोक के नाम कौन से चले गए थे, मार्स की गुजरा उदयगोलम निटूर, इन पे अशोक का नाम था। और बाकी पर उनका नाम था देवनाम प्रियदर्शी। अशोकवर्धन था पुराणों में। तो ये था हमारा मौर्य वंश। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।